अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और सिंपली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डिसीजन मेकिंग में क्या रोल, किस किस एरिया में अपना रोल प्ले कर रही होती है, हमने उसका एक ओवरव्यू देखा था। अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और फिर डिसीजन मेकिंग के लिए अवेलेबल करना काम है किसका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए देयर आर सर्टन सेट ऑफ सिस्टम्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स जो कि यूज़ होते हैं इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोसेस को इनेबल करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम वो डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे, वो डिफरेंट प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस पढ़ेंगे, देखेंगे जो कि यूज़ होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इस लेक्चर में हम ब्रीफली उन प्रोसेसेस को गो थ्रू करेंगे, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे डिटेल में आगे, क्योंकि ये हमारे आगे कोर्स का पार्ट है। तो इन अकाउंटिंग सिस्टम्स की जो डिटेल्स हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर्स में अनकवर करते रहेंगे। The first type of management accounting system is cost accounting system. Now, what is a cost accounting system? Cost accounting system or costing system is the framework applied by the corporation to approximate the cost of its products for inventory valuation, profitability analysis and cost control. बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू एक बिजनेस क्या करता है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को एस्टिमेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बिज़नेस है, हम पेन्स बना के मार्केट में सेल करते हैं, तो मैं किसी प्रोसेस के थ्रू तो ये इस इंफॉर्मेशन को और अपने पास कहीं लिखूंगी ना, रिकॉर्ड करूंगी ना कि मैं जो ये पेन्स बना रही हूँ इस पर कितना ख़र्चा आता है। ठीक है, अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना ज़रूरी क्यों होता है? इसके तीन बेसिक रीजंस हैं। वन इज़ फॉर पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब है अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट करना। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था कि जी हमारा एसेट है इन्वेंट्री, तो हम बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं एट अ सर्टन कॉस्ट। तो वो कॉस्ट हमें कैसे पता चलती है कि हमारे पास इतनी वर्थ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है? उस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बैक पे जो अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अलावा कॉस्ट कैलकुलेशन ज़रूरी होती है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या है? सिंपली कि कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है। अब प्रॉफिट का पता हमें किस तरह चलता है? देखो, मैं पेन्स बना के सेल करती हूँ और मैं कहूँ कि मुझे अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शन इस एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ है, तो मैं किस बेसिस पे कहूँगी? हुआ ये होगा शायद कि मैंने 10 रुपीज़ का पेन बनाया था और मैंने उसको 15 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो फिर मैं कह सकती हूँ ना कि मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो मैंने 5 रुपीज़ का प्रॉफिट स्टेट किया, ये किस बेसिस पे किया? मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता थी, मुझे ये पता था कि मैंने पेन के बनाने में कितना ख़र्चा किया है। 10 रुपीज़ खर्च किए थे तो 15 रुपीज़ मेरी जो प्राइस है इसने मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट दे दिया। अगर मैंने 5 रुपीज़ खर्चा किया तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? फिर मेरा प्रॉफिट 10 रुपीज़ हो जाता। क्लियर होती है बात? तो प्रॉफिट एनालिसिस के लिए हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है। एंड थर्डली फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है, अब देखो हर बिज़नेस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो ब्लाइंडली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने बिज़नेस के ऑपरेशंस में। तो जब बिज़नेस खर्चा करती है अपने प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को देने में, तो एक रैशनल बिज़नेस का कंसर्न होगा कि वो कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कि बिजनेसेस का कंसर्न होता है, बिजनेसेस कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस, उनको ज़रा लिमिट में रह के करें ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो ये तीन बेसिक रीजन जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की जाती है, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। और ये प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेट करना काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कॉस्ट को एस्टिमेट करता है, किस बेसिस पे करता है? बेसिकली द कॉस्ट अकाउंटिंग कैप्चर्स द कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू वेइंग द इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का मतलब है कि जी प्रोडक्शन पे जितना खर्चा आ रहा होता है, इनपुट कॉस्ट मीन्स द प्रोडक्शन कॉस्ट, बिजनेस कितना खर्चा लगा रहा है, तो ये इनपुट्स है ना, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे कॉस्ट एस्टिमेट की जाती है। एंड
इसमें कौन सी किस्म की कॉस्ट आती है? अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। अब ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, तो समझ में आता है अगर हम कोई चीज़ बना के बेच रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्शन पे हमने कोई ना कोई मटेरियल इस्तेमाल किया होगा। मैं चेयर बना के सेल करती हूँ तो उस पर वुड लगा होगा, नील्स लगी होंगी, उस पर वार्निश इस्तेमाल हुई होगी, तमाम ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है जिसको मिला के मैंने प्रोसेस करके एक फाइनल फिनिश गुड बनाया है, फाइनल प्रोडक्ट अपना बनाया है। फिर लेबर कॉस्ट, अब ये मैं कहती हूँ कि मैंने मटेरियल पे काम किया, मटेरियल को इस्तेमाल किया, तो कुछ मजदूर होंगे ना, कुछ लोग होंगे जिन्होंने मटेरियल को असेंबल किया होगा और फाइनल गुड बन गया होगा। अब आप कहो कि जी प्रोडक्शन फैक्ट्री में भी तो हो सकती है, मशीन्स पे भी हो सकती है, तो उस मशीन को चलाने के लिए भी कोई ना कोई लेबर चाहिए होता है, बंदे चाहिए होते हैं, ठीक होती है बात। तो उनको जो हमने पेमेंट करनी है, उन पे जो खर्चा कर रहे हैं, वो लेबर कॉस्ट कहला लेता है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट और ओवरहेड कॉस्ट आती है। ये इनडायरेक्ट और ओवरहेड कॉस्ट है कि प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए बास टाइम आपको प्रोडक्शन पे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी करने पड़ते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए वो ज़रूरी होते हैं। अब जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, उस फैक्ट्री का यूटिलिटी बिल भी पे करना है, बिजली का बिल पे करना है, टेलीफोन का बिल पे करना है, गैस, सर्दियों में हीटर चलते होंगे तो गैस इस्तेमाल होती है कि गैस का बिल पे करना है। अब ये जो यूटिलिटी के बिल्स की पेमेंट है, ये भी बिज़नेस का खर्चा है ना, कॉस्ट है ना, लेकिन ये कॉस्ट की है किस लिए? प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये फैक्ट्री में खर्चा हुआ था, इसलिए ये इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में यूज़ नहीं हुआ। आप अगर चेयर बनाई तो चेयर में कहीं आप देख नहीं सकते कि मैंने इसके अंदर बिजली का कहाँ इस्तेमाल हुआ है, गैस का कहाँ इस्तेमाल हुआ है, टेलीफोन के बिल का इसमें कहाँ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें ये इनडायरेक्ट खर्चे भी करने थे, जो कि फैक्ट्री के खर्चे थे। इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है या ओवरहेड कॉस्ट है। तो कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो इस 3 किस्म की कॉस्ट को रिकॉर्ड करती है, कैलकुलेट करती है, एस्टिमेट करती है और फिर उनको किसी तरीके से अपने पास रिकॉर्ड कर रही होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 2 तरह के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, एक है जॉब कॉस्टिंग, दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग सिस्टम बेसिकली वो बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं जो कि अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को असाइन करते हैं टू अ स्पेसिफिक यूनिट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ये बेसिकली उस केस में होता है कि जहाँ पे आपके पास जो, अब देखो एक बिज़नेस है ना, वो प्रोडक्शन करता है तो कोई उसका आउटकम निकलता है, कोई प्रोडक्ट बन के निकलता है। ये प्रोडक्ट बिज़नेस टू बिज़नेस डिफ़र करता है। कुछ कंपनीज़ होती हैं वो शैम्पूज़ बना के बेचती हैं, कुछ कंपनीज़ होंगी जो ऑयल रिफाइनिंग फार्म्स हैं, वो ऑयल की रिफाइनरी करती हैं। कंस्ट्रक्शन फर्म है वो घर बनाती है, ठीक है। एक मार्केटिंग फर्म है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाती है। हर बिज़नेस का अपना एक अलग किस्म का आउटपुट होता है, अलग किस्म का प्रोडक्ट होता है। अगर बिज़नेस ऐसा है जिसका आउटपुट या प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक दूसरे से डिफरेंट इन नेचर हो, जिसकी एक अलग से वर्थ, एक वैल्यू हो बिज़नेस के लिए, वो बेसिकली क्या करते हैं, जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन फर्म है तो वो घर बनाती है, तो अब हर घर जो उस कंस्ट्रक्शन फर्म ने बनाया होगा वो पुराने घर से डिफरेंट होगा। अगर एक ही पैटर्न पे बना हुआ भी है तो वो जो लैंड, जिस पीस ऑफ लैंड पे बना रहे होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस फ़र्क हो जाती हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिजनेस बना रही है, इसके लिए जो कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं, क्योंकि एवरी प्रोडक्शन फॉर दैट बिजनेस इज टाइप ऑफ अ जॉब, टाइप ऑफ अ सेपरेट जॉब है, एक डिफरेंट डिस्टिंक्टिव जॉब है, एक डिस्टिंक्टिव काम है, फ़र्क काम है। इसलिए हम इसके लिए ख़ास तौर का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। अब इसमें आपको, आप देखो स्लाइड पे एक एग्जांपल दी हुई है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कस्टम डिज़ाइन पीस ऑफ फर्नीचर वुड बी अकाउंटेड फॉर विद जॉब कॉस्टिंग सिस्टम. The cost of all labor worked on that specific item of furniture and the material needed for making this piece of furniture would be recorded separately for this particular job. एक कस्टम डिज़ाइन का एक फैक्ट्री में चेयर्स बनती हैं तो सारी चेयर्स एक ही जैसी बनती होंगी, ठीक है। वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग के काम इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है आपका वो सिमिलर इन नेचर है, ठीक है। लेकिन अगर एक कस्टम डिज़ाइंड फर्नीचर बनाती है कंपनी, कस्टम डिज़ाइन फर्नीचर होते हैं कि जो कि क्लाइंट बताता है अपनी स्पेसिफिकेशन, मुझे ये चेयर चाहिए, इसका कलर ऐसा होना चाहिए, इसकी सीट ऐसी होनी चाहिए, साइज़ ये होना चाहिए। वो कस्टम डिज़ाइन फर्नीचर डिफरेंट होगा
फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो कस्टम डिज़ाइन फर्नीचर बनाना है ये बिज़नेस के लिए एक सेपरेट जॉब है, फ़र्क काम है। तो इसके लिए जॉब कॉस्टिंग का कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। द इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कोटिंग प्राइसेस विच परमिट फॉर रीजनेबल इनकम। ये जो जॉब कॉस्टिंग सिस्टम से हम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन अपने पास कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कहीं पे लिख रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, इसका क्या काम है? ये बेसिकली हेल्प करती है इन एस्टिमेटिंग द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। अब जैसा मैंने एग्जांपल में कहा था कि जी कंस्ट्रक्शन फर्म है जिसके पास एक कस्टम डिज़ाइन पीस ऑफ फर्नीचर का ऑर्डर आया, तो जाहिर बात है जब ये वो फर्नीचर बनाएगी, पीस ऑफ फर्नीचर बनाएगी कंपनी, तो उसको आगे सेल करेगी। अब किस प्राइस पे सेल करना चाहिए? अब हर बिज़नेस का कंसर्न होता है कि क्योंकि प्रोडक्शन पे ख़र्चा कर रहे हैं तो हर रैशनल बिज़नेस सोचेगा कि जी हम कम से कम इतनी प्राइस तो रखें कि हमारी कॉस्ट कवर होती हो। इसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट भी इसके ऊपर चाहिए। मैंने फर्नीचर को बनाने में खर्चा किया 1500 का, तो मैं एटलीस्ट इसको 1500 से ऊपर पे सेल करूँगी, मैं 1600 पे 1700 पे सेल करूँगी ताकि मुझे इस प्रोडक्शन थोड़ा सा फ़ायदा भी हो। तो ये जो प्राइस कोट करनी है ये कोट की जाती है बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The job costing system requires accumulating three kinds of cost, that is direct information labor, डायरेक्ट मटेरियल एंड ओवरहेड। सॉरी इन्फॉर्मेशन गलत लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड ओवरहेड। अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी बात की थी कि कॉस्टिंग सिस्टम में ये 3 किस्म की कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है। तो यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में एक जॉब पे कितना मटेरियल लग रहा है, एक जॉब पे कितना लेबर लग रहा है, एक जॉब पे कितना ओवरहेड लगा है, ये एस्टिमेट करके फिर एक जॉब की ओवरऑल टोटल कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम इज प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। Process costing involves the accumulation of cost for lengthy production runs involving products that are indistinguishable from each other. अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपका आउटपुट ऐसा है, आपकी प्रोडक्शन ऐसी है विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, आप बल्क में प्रोडक्शन करते हो, मासेस में प्रोडक्शन करते हो। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक फैक्ट्री है उसमें चेयर्स बनाई जाती हैं, तो वो चेयर्स अगर सिमिलर स्पेसिफिकेशन की एक ही तरह की 500 चेयर्स बनाई हैं, 1000 चेयर्स बनाई हैं, ठीक है ना, तो अब ये जो आइटम्स हैं ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। ये एक और एग्जांपल दूँ, एक ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, जहाँ पे ऑयल की रिफाइनमेंट होती है। अब ये जो रिफाइनमेंट का काम है इसमें जो आउटपुट है वो डिफ्रेंशिएटेबल नहीं होगा। उस रिफाइनरी से 10 गैलन ऑयल रिफाइन होकर गया, तो क्या मैं उस 10 गैलन में एक एक गैलन को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ? ये वाला गैलन सेकंड गैलन से डिफरेंट है, फर्स्ट वाले गैलन में की ये स्पेसिफिकेशन से नहीं ना, पूरा सारा का सारी प्रोडक्शन एक ही तरह की होगी, कंटिन्यूस प्रोसेस से प्रोडक्शन हो रही होगी। इसलिए इस किस्म के बिजनेसेस जो कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग में आप एक काम, एक एक्टिविटी, एक जॉब, एक आउटपुट की कॉस्ट एस्टिमेट नहीं करते हो। आपके पास कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन आती है एक ओवरऑल, पूरे मंथ में हमने मटेरियल इतना खर्च किया, पूरे मंथ में लेबर पे इतना खर्चा आया, पूरे मंथ के ओवरहेड्स इतने थे, तो मंथ के एंड पे हमें 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है। अब इस इंफॉर्मेशन को लेके मैंने कॉस्ट पर यूनिट खुद से कैलकुलेट करनी होती है बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट यूनिट्स। जिस तरह से यहाँ पे फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इनपुट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट्स इन द यूनिट्स। अब आगे एक एग्जांपल दी हुई कि फॉर एग्जांपल आपने 100,000 गैलन्स का गैसोलीन प्रोड्यूस किया, ठीक है, इसके रिफाइनिंग पे इस पे मटेरियल लगा होगा, क्रूड ऑयल पे ख़र्चा आया होगा, दूसरा आपने लेबर पे ख़र्चा किया होगा, आपको कुछ ना कुछ ओवरहेड्स आपने लगाए होंगे, कुछ ना कुछ उस पर ख़र्चा किया होगा। कलेक्टिवली आपका टोटल जितना भी ख़र्चा आया है अगर आपने उसको एस्टिमेट करना है टू अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो हम कर सकते हैं किस तरह से? ओनली बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 100,000 गैलन्स ऑफ गैसोलीन। तब मैं एक एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि 1 गैलन ऑफ गैसोलीन पे मैंने कितना खर्चा किया। इसके अलावा मैं फिज़िकली इस इनपुट को एस्टिमेट नहीं कर सकती, कैलकुलेट नहीं कर सकती। इस फार्मूला की बेसिस पे मैं एस्टिमेट करूँगी, एक्चुअली मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती कि 1 गैलन ऑफ गैसोलीन बनाने में कितना मैंने क्रूड ऑयल लगाया था, कितना लेबर लगा था, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन हो रही होती है, एक साथ मास में प्रोडक्शन हो रही है। क्या समझ में आती है? Another type of management accounting system is cost volume profit analysis, जिसको हम CVP analysis भी कहते हैं।
cost volume profit analysis is basically used to estimate profitability of your outputs or profitability of your future production plans. कॉस्ट वॉल्यूम, देखो नाम में आपको एक टर्म नज़र आ रहा है, कॉस्ट और वॉल्यूम एंड पे प्रॉफिट. तो बेसिकली देखो हम कॉस्ट खर्चा करते हैं टू गेट अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, और इस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या इस प्रोडक्शन को हम सेल करके क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो बेसिकली इस एनालिसिस के थ्रू बिजनेस की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम जितना खर्चा कर रहे हैं उससे जो हमारे पास प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं आर दे इनफ टू कंपनसेट फॉर द कॉस्ट और नॉट. ठीक है. तो सेकेंडली जाहिर बात है जब बिज़नेस काम करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम इट हैज़ टू मेक चेंजेस टू इट्स प्रोडक्शन. कभी कॉस्ट कम ज़्यादा भी हो सकती है, कभी आप महंगा रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहोगे, कभी आप सस्ता रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहोगे. तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस देखता है कि जी अगर हम कॉस्ट को कम ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारी सेल्स वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है, सेल्स वॉल्यूम कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं. जब ये कॉस्ट और वॉल्यूम चेंज होता है इट इफ़ेक्ट्स द प्रॉफिट्स और नेट इनकम ऑफ द बिजनेस. Cost volume profit analysis requires that all the company's costs, including manufacturing, selling and administrative costs, are compared with price or revenue to estimate business profitability. हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट को अपने रेवेन्यूज़ के साथ और प्राइस के साथ ताकि हमें ओवरऑल उस एक्टिविटी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाए. ठीक है ना. ये CVP एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम इसलिए भी यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, देखो ब्रेक इवन का टर्म इस्तेमाल होता है नॉर्मली फॉर अ सिचुएशन विच शोज़ नो प्रॉफिट नो लॉस. मतलब अगर हम प्रोडक्शन का ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करें तो इतनी प्रोडक्शन की जाए कि इस प्रोडक्शन पे जितना खर्चा आ रहा है इट कैंसल्स ऑफ इट कैंसल आउट्स द रिटर्न. मतलब मैंने 10 रुपीज़ का ख़र्चा करके अपना पेन बनाया और उसको 10 रुपीज़ पे ही सेल कर दिया तो मेरे पास ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. ये सिचुएशन कहलाती है ब्रेक इवन पॉइंट की. तो ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हेल्प करता है इन एस्टिमेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ बिज़नेस. बिज़नेस को पता चल जाता है कि हमारी कम से कम कितनी सेल्स होनी चाहिए ताकि हम अपनी कॉस्ट को कवर कर लें. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एन एसेंशियल टूल यूज टू गाइड मैनेजरियल फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ठीक है. ये एनालिसिस यूज़ किया जाता है मैनेजरियल डिसीजंस को लेने के लिए, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कॉस्ट को कितना कट डाउन करना चाहिए, सेल्स वॉल्यूम कितना ज़्यादा कर देना चाहिए. हमारी एक टारगेटेड इनकम है, अगर हम वो टारगेटेड इनकम प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं तो कितनी हमें सेल्स करनी चाहिए. तो डिफरेंट टाइप के मैनेजरियल फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से. अनदर टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इज़ बजटिंग. बजटिंग टूल यूज़ होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में. बजट सिंपली मीन्स एन एस्टिमेट ऑफ योर फ्यूचर रेवेन्यूज़ एंड योर फ्यूचर एक्सपेंसेस. बिजनेस के पास फ्यूचर में कितने कैश इनफ्लोज आने हैं, कितने कैश आउटफ्लोज आने हैं, ये बजट कहलाता है. तो द बजटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग फॉर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज अर्निंग अ रीजनेबल रिटर्न ऑन रिसोर्सेज यूज्ड इज़ अ प्राइमरी कंपनी ऑब्जेक्टिव. हर बिज़नेस चाहता है कि उसको क्या मिले, एक रीज़नेबल रिटर्न ऑन रिसोर्सेज लगे. जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए. हर बिज़नेस इसी तरह चलेगा ना. तो बजट प्रोसेस, बजटिंग प्रोसेस क्या है, जिसमें हम फ्यूचर को प्लान इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम फ्यूचर में इतना इतना खर्चा कर रहे हैं उससे हमें रिटर्न कितना ज़्यादा मिल रहा है. क्लियर होती है बात. अगर हमारे रिसोर्सेज जो लगाएं, जो खर्चे किए हैं उससे रिटर्न ज़्यादा है तो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है. अगर आपकी रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हुई हैं, रिटर्न कम है तो बिजनेस इज नॉन प्रॉफिटेबल. बजटिंग इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्लानिंग टू सैटिस्फाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. बजटिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है और नॉन फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा इतने पैसे चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग है. नॉन फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी है, इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं, दैट नंबर ऑफ़ यूनिट्स इज़ अ नॉन फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक होती है बात. इसमें कैपिटल बजट्स आ जाते हैं. कैपिटल बजट्स इवैल्यूएट द लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोजेक्ट्स सच एज एडिशन ऑफ इक्विपमेंट और द रीलोकेशन ऑफ प्लांट. अगर हम कैपिटल बजटिंग दो तरह की होती है, कैपिटल बजट्स होते हैं, फिर मास्टर बजट्स होते हैं. कैपिटल बजट हमें बताता है कि जी हमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आर दे गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस और नॉट. मास्टर बजट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑपरेटिंग बजट एंड फाइनेंशियल बजट.
ऑपरेटिंग बजट होता है, बताता है बिजनेस को, ऑपरेशनल गाइडेंस देता है अबाउट द फ्यूचर कि टू गेट अ सर्टन बेनिफिट बिजनेस को कितनी सेल्स करनी चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल पे ख़र्चा करना चाहिए, कितना लेबर पे ख़र्चा करना चाहिए। ये ऑपरेशनल बजट्स बताते हैं। फाइनेंशियल बजट्स बताते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही होती है कि जी अगर आपने इतनी सेल्स करनी है, उसके लिए इतना इतना ख़र्चा करना है, तो फॉर मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन के लिए यू शुड हैव दिस मच अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड दिस मच अमाउंट ऑफ फाइनेंस। So basically, operating budgets are part of your income statement, projected income statement, estimated future income statement, और financial budgets help करते हैं आपको अपनी future balance sheet को build up करने में। फिर हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम एक और आता है, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। प्राइस ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम हेल्प करता है मैनेजमेंट को इन मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू एन ऑप्टिमल लेवल ऑप्टिमल प्राइस। अब ये ऑप्टिमल प्राइस क्या होती है? देखो, एक कंपनी है, एक बिज़नेस है, वो कोई प्रोडक्ट बना के सेल करता है, तो किस बेसिस पे प्राइस को सेट किया जाता है? पहले तो एक फाइनेंशियल कंसर्न ये आता है कि जी हमने खर्चा कितना किया था प्रोडक्शन पे, हमारी प्राइस इस खर्चे से ज़्यादा होनी चाहिए, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने पेन बनाया था 10 रुपीज़ का, मेरी कोशिश होगी, मतलब बिज़नेस की कोशिश होगी कि इस पेन को 10 रुपीज़ से ज़्यादा पे सेल करें। ऐसी बात है ना, ठीक है। तो एक तो मैथमेटिकल, एक तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया मेरे पास है अपनी प्राइस को सेट करने का। अब इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि प्राइस सेटिंग को लाइक इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह से जी कंपटीशन है, कंपटीटर ने की मेरे कंपटीटर की प्राइस है 20 रुपीज़, तो मैं 20 से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को रख दिया तो लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, मेरे कंपटीटर के पास चले जाएंगे। पास में गवर्नमेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। गवर्नमेंट ने कहा जी इतना टैक्स भी आपने लगाना है, इस सेल्स टैक्स जिस तरह जो होता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मेरी 10 रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो मैं इसमें साथ में सेल्स टैक्स ऐड करके प्राइस को सेट करूँगी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि प्राइस को सेट करने से पहले मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है, एनालाइज करना होता है, फिर प्राइस सेट होती है। तो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम्स वो मैथमेटिकल एनालिसिस है, वो मैथमेटिकल प्रोसीजर है जिसको यूज़ करके कोई कॉर्पोरेशन डिटर्मिन करती है कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए और कस्टमर किस तरह से मेरे प्रोडक्ट की प्राइस पे को रिएक्ट करेगा। मतलब क्या मेरे प्रोडक्ट की प्राइस जितनी मैंने सेट की है, कस्टमर उसको विलिंगली उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, या नहीं मेरी प्राइस उस कस्टमर के लिए ज़्यादा है या बहुत कम है। प्राइस सेंसिटिविटी का एनालिसिस को हम मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं थ्रू प्राइस ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। Price optimization systems are used to determine the price of business product service that shall best fulfill their goals, like maximizing the operating profit. Price optimization models can be used to tailor pricing of customer segments by simulating how targeted customers will respond to price changes with data-driven scenarios. प्राइस ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम्स में होता यह है कि डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखी है 10 रुपीज़, तब बिज़नेस का प्रॉफिट कितना होगा। हम प्राइस को ज़्यादा करते हैं, 20 कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ सेल्स तो कम हो जाएंगी, लेकिन एंड पे हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा। प्राइस को अगर हम और इंक्रीज़ करके 30 रुपीज़ कर लेते हैं, 30 रुपीज़ करेंगे तो और कम कस्टमर मेरा प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, ठीक है। अब मेरा बिज़नेस के पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा, ठीक है। इस सारे एनालिसिस को करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं प्राइस ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक टाइप है। क्लियर होती है बात। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स भी इस्तेमाल होते हैं, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या, अब इन्वेंट्री क्या होती है, ये हम टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं। इन्वेंट्री वो गुड्स हैं जो कि बिज़नेस ने अपने कस्टमर को सेल करने के लिए प्रोड्यूस किए होते हैं, बनाए होते हैं। अब बिज़नेस कितना अपने पास इन्वेंट्री का अमाउंट रखे, इट इज़ अ वेरी मेजर डिसीजन फॉर बिजनेस। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट is basically a method of controlling and overseeing the ordering, use and storage of inventory which the corporation applies in the production of goods it sells.
बिज़नेस ने कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, कितना यूज़ करना है, इन्वेंट्री को स्टोर कैसे करना है, कितनी इन्वेंट्री स्टोर करनी है, कब इन्वेंट्री नई इन्वेंट्री का ऑर्डर करना चाहिए, हमारी करंट इन्वेंट्री कितनी कम हो जाए तो न्यू का हम ऑर्डर कर दें। ये सारे डिसीजंस लेना, ये सारे एक्टिविटीज़ को देखना काम होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। The objective of inventory management is to accurately understand present inventory levels and minimize overstock and understock situations. The basic objective of inventory management is to understand what is the optimal level of inventory that a business should maintain. ठीक है, और वो ऑप्टिमल लेवल है, इस ऑप्टिमल लेवल डिपेंड करता है इस फैक्टर पे कि ना आपके पास ओवर स्टॉक सिचुएशन होनी चाहिए, ना अंडर स्टॉक सिचुएशन होनी चाहिए। ओवर स्टॉक सिचुएशन का मतलब है जितनी डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की, मैंने उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपने पास रख लिया। अंडर स्टॉक होगा मेरी जितने प्रोडक्ट की डिमांड है मैं उससे कम प्रोडक्शन करता हूँ। ये ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक होना दोनों बिजनेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। किस तरह से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स सपोज हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है 100 यूनिट्स की, ठीक है। अब मैं 100 से थोड़े बहुत ज़्यादा यूनिट्स बनाऊँ, इट इज़ ऑल राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100 की डिमांड होती है, मेरा 100 यूनिट सेल होता है, मैं 500 बना के रख लूँ, तो क्या होगा, कभी मेरी अगर सेल्स डिमांड से ज़्यादा भी हो जाएंगी तो इतनी ज़्यादा तो नहीं हो सकती कि 100 के बजाय 500 यूनिट सेल हो जाएं। अब जो अनसोल्ड आइटम्स हैं वो फिर क्या करने पड़ेंगे, वो हमें कहीं पे स्टोर करके रखने पड़ेंगे ताकि नेक्स्ट मंथ में सेल आउट हो जाए, ऐसी बात है ना। लेकिन अब ये जो मैं स्टॉक को स्टोर करूँगी इसमें मुझे एक्स्ट्रा ख़र्चा करना पड़ेगा, मुझे कोई जगह रेंट पे शायद लेनी पड़ेगी जहाँ पे मैं रिमेनिंग यूनिट्स को स्टोर करके रखूँगी। फिर मैं एक बंदा हायर करूँगी जो कि उनकी चौकीदारी करेगा चीज़ों की, कि कोई चोरी ना हो जाए, कोई उठा के ना ले जाए। एक गार्ड वगैरह मैं असाइन करूँगी। फिर एक बंदे को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँगी कि इस इन्वेंट्री को काउंट करो, तुम इसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करो, तुमने हर वीक जाके इन्वेंट्री को चेक करना है, क्योंकि इन्वेंट्री क्या हो सकती है, टाइम के साथ ख़राब हो सकती है। बाज़ टाइम कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, टाइम के साथ ख़त्म हो रहे होते हैं, ख़राब हो रहे होते हैं। और नहीं तो कुछ वेदर कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री स्टॉक होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ख़राब होने लग जाते हैं, कभी कोई दीमक लग जाती है, कीड़ा लग जाता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बिज़नेस को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ख़र्चा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक हो जाए तो उसका बिज़नेस को बहुत फ़ायदा नहीं होता, नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, फिर ये होता है टाइम के साथ कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड्स भी चेंज होती रहती हैं। मैंने 400 एक्स्ट्रा यूनिट्स बना के अपने पास रख लिए, 2 हफ्ते गुजरे और मुझे पता चला कि कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई है, तो जो मैंने 400 की प्रोडक्शन की थी वो क्या हुई, वो तो ज़ाया हो गई ना। इस किस्म की सिचुएशन से बचने के लिए मैनेजमेंट को चाहिए होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक सिचुएशन ना करे, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन रखे। फिर अंडर स्टॉक सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। अंडर स्टॉक सिचुएशन का मतलब है मेरी डिमांड से कम प्रोडक्शन हो गई हो, मतलब मेरी डिमांड है 100 यूनिट्स की, मैंने 80 यूनिट्स बनाए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कस्टमर होगा, वो जब दुकान पे जाके मेरा प्रोडक्ट डिमांड करेगा तो उसके लिए अवेलेबल नहीं होगी। फिर वो क्या करेगा, वो मेरे किसी कंपैटिटर या किसी सब्स्टिट्यूट पे स्विच हो जाएगा। मैं अपने कस्टमर्स लूज़ कर लूँगी। आज एक कस्टमर छोड़ के जाएगा, कल 2 कस्टमर छोड़ के जाएंगे, परसों 4 कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे। तो इस अंडर स्टॉक और ओवर स्टॉक सिचुएशन से बचने के लिए बिज़नेस को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ये ऑप्टिमल लेवल एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना पॉसिबल होता है व्हेन मैनेजमेंट इज़ यूजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। फिर अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है बनता है, इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस प्रोसीजर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें बारकोड स्कैनर इस्तेमाल होते हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, मोबाइल डिवाइसेस एंड बारकोड प्रिंटर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बिज़नेस की मैनेजमेंट को अपनी तमाम गुड्स स्टॉक्स वगैरह को स्ट्रीमलाइन रखे, उनको इन काउंट रखे। जिस तरह आप जाते हो एक स्टोर में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो आप चीज़ें चूज़ करके रैक्स पे से खुद उठाते हो, अपने जो ट्रॉली होती है उसमें रखते हो, काउंटर पे चले जाते हो। काउंटर पे जाते हो, वहाँ पे बंदा बैठा होता है, वो चीज़ें देखता है, अपने पास एंटर कर रहा होता है या बार कोड पे उनको स्कैन कर रहा होता है, फिर आपको वो रिसीट के साथ वो सामान दे देता है। ठीक है, उसने तो अपनी सेल्स ट्रांजैक्शन कर ली, लेकिन एट द बैक एंड ऑफ दैट सॉफ्टवेयर वो जो कंप्यूटर सिस्टम रखा होता है, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम बैक एंड पे क्या कर रहा होता है, वो जितने आइटम्स सेल हुए होते हैं उनको इन्वेंट्री में से माइनस कर रहा होता है। ये क्या है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, फिर बात, अब जिस तरह एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसमें शैम्पूज़ के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो उस
उस शॉपिंग मॉल की मैनेजमेंट को कैसे पता चलता है कि अब हमारे पास नंबर ऑफ़ शैम्पूज़ जो हैं वो इतने कम रह गए हैं कि हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। वही जो कंप्यूटर सिस्टम में सेल्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं ना, सेल्स की वजह से स्टॉक में से शैम्पू माइनस हो रहे होते हैं, वही सिस्टम जो है जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है उसको बताता है, इंडिकेशन देता है कि जी फ़लाँ आइटम जो है वो इस टाइम पे एक क्रिटिकल लिमिट तक पहुंच चुका है, आप नया सामान ऑर्डर कर दो। कहने का मतलब है इस तरह के डिफरेंट सिस्टम्स प्रोसीजर्स इस्तेमाल होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और क्या काम होते हैं? साइकिल काउंट्स होती हैं, फिज़िकली इन्वेंट्री काउंट्स होते हैं, स्केजुअलिंग होती है कि कब हमने ऑर्डर करना है, कब चीज़ों को डिलीवर करना है, कब डिस्पैच करना है, रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, बारकोड लेबल्स लगाना, ये सारा काम होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला? तो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा किस चीज़ का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स जो किसी बिजनेस में यूज़ हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स को लेके इनकी डिटेल्स देखेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। कोई मसला है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ग्रुप। ओके जी, थैंक यू।